अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक शख्स है, वो अपने घर के दरवाजे को बंद करता है रात के टाइम पे। जैसे ही वो कमरे आ जाता है तो अचानक उनको ये ख्याल आता है कि यार मैंने वो दरवाज़ा सही तरह से लॉक नहीं किया। ऐसा ना हो कि चोर आ जाए आज रात और घर से चोरी करे। नहीं, मैंने जाना है, दोबारा दरवाजे को चेक करना है। फिर से गए, दरवाज़ा चेक कर दिया, दरवाज़ा लॉक था, फिर से सही तरह से लॉक कर दिया। दोबारा आ गया रूम, फिर से वही सोचा गया, यार दरवाज़ा अगर सही तरह से मैंने बंद नहीं किया। फिर गया दरवाज़ा को चेक करने के लिए, फिर आता है। ऐसे वो 10 मरतबा गया दरवाजे को चेक करने के लिए। 15 मिनट के बाद वो दरवाजे के सामने खड़ा है। उसके बदन पे पसीना है, वो शदीद एंजाइटी में है और बहुत ज़्यादा परेशान है वो बंदा। उसको पता है कि जो मेरी सोच है ये इरेशनल और फजूल सोच है, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। फिर भी वो अपने आप को तसल्ली नहीं दे सकता, खुद को स्टॉप नहीं कर सकता। इसको कहते हैं चेकिंग ओसीडी। आज का टॉपिक है हमारा चेकिंग ओसीडी। ये चेकिंग ओसीडी बहुत ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन में एक इंसान को मुब्तला करती है। जो सबसे कॉमन ऑब्सेशन है चेकिंग ओसीडी में, वो ये है कि मरीज़ इसमें सोचता है कि अगर मैंने घर का दरवाज़ा सही तरह से लॉक नहीं किया और रात को चोर आ गए और मेरी गफलत की वजह से चोरी हो गई तो क्या होगा। अगर मैंने घर का चूल्हा सही तरह से बंद नहीं किया और रात के टाइम पे पूरा घर जल गया तो क्या होगा। इस पेशेंट को ख्याल आते हैं, मैंने जिस रास्ते से ड्राइविंग की है मुझे तो याद नहीं है। ऐसा ना हो कि उस रास्ते में कोई बंदा या कोई बच्चा मेरे सामने आया हो और मैंने उसको गाड़ी से मार दिया हो। चलो दोबारा चेक करके जाता हूँ। इस बंदे को ख्याल आता है कि यार मैंने उस जॉब्स के लिए अप्लाई करना था, उसके लिए मैंने ईमेल किया है। अगर ईमेल किया है तो वो सेंड हो गया नहीं, चलो फिर से चेक करता हूँ। क्या मैंने उस बंदे को रिप्लाई दी थी या नहीं, हाँ चलो फिर चेक करता हूँ। बार बार इनको ये ऑब्सेशंस आते हैं और ये ऑब्सेशंस इनको मजबूर करते हैं चेक करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड द ऑब्सेशंस ऑफ चेकिंग ओसीडी। चेकिंग ओसीडी में इस इंसान को जो ऑब्सेशंस आते हैं तो ये दिमाग की कमज़ोरी की वजह से नहीं आते, बल्कि ये दिमाग की अनसर्टेनिटी की वजह से आते हैं। ये यादाश्त की कमज़ोरी नहीं होती, ये दिमाग की कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि इंसान अपने यादाश्त के बारे में शकी होता है, उस पर अनसर्टेन होता है। इंसान ने जो काम किया होता है पास्ट में, वो उसके बारे में श्योर नहीं होता कि मैंने वो टास्क वाकई में कंप्लीट किया है या नहीं। और चेकिंग ओसीडी में मरीज़ को जो ऑब्सेशंस आते हैं ये ईगो डिस्टोनिक ऑब्सेशंस होते हैं। मतलब मरीज़ को पता होता है कि जो मेरी ये परेशान करने वाली सोच है ये इरेशनल है, ये फजूल किस्म की सोच है, ये इलॉजिकल सोच है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इस सोच से तो मना नहीं कर सकता। फिर भी वो अपने आप को रोक तो नहीं सकता इस सोच से, फिर भी वो अपने दिमाग को खामोश तो नहीं कर सकता। अब इन ऑब्सेशंस और इनके साथ जो एंजाइटी है इसको ख़त्म करने के लिए ये मरीज़ बार बार कुछ एक्टिविटीज़ करता है जिसको कहते हैं कंपल्शंस। जो सबसे कॉमन कंपल्शंस होते हैं चेकिंग ओसीडी में वो ये होते हैं कि मरीज़ बार बार जाता है और दरवाजे को चेक करता है, दरवाजे के लॉक को चेक करता है, खिड़कियों को चेक करता है कि वो मैंने बंद किया है या नहीं। ये बार बार अपने किताबों को रीड करेगा, ये बार बार सोचेगा कि यार ये वो वाला चैप्टर मुझसे रह गया है, शायद मैंने वो वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है, एग्ज़ाम करीब है और मैंने वो चैप्टर मिस किया है, अब जाके दोबारा उनको पढ़ा। ये बार बार उस चैप्टर्स को पढ़ेगा। ये जो डॉक्यूमेंट सेंड करेगा जॉब के लिए बार बार उसको चेक करेगा कि यार डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती तो नहीं थी, मैंने वो डॉक्यूमेंट सही तरह से सेंड किए या नहीं। ये बार बार लोगों से रीअश्योरेंस लेगा, यकीन दहानी। ये जो बंदा उसके साथ ड्राइविंग पे होता है उससे पूछेगा कि यार आप तो थे मेरे साथ ना ड्राइविंग पे, रास्ते में मैंने किसी को मारा तो नहीं है, किसी बच्चे को तो मैंने हिट नहीं किया। अगर वो इसको कहे कि यार नहीं आपने किसी को हिट नहीं किया है, सेफ ड्राइविंग आपने किया है, फिर भी इसको तसल्ली नहीं होती। ये जाएगा और उस जगह को दोबारा से चेक करेगा कि वाकई में मैंने सेफ ड्राइविंग की है, वाकई में मैंने किसी को नहीं मारा। इसको पता होता है कि ये इरेशनल थाट्स है, लेकिन इसका दिमाग इसको बार बार कहता है कि जब तक मैंने चेक नहीं किया एक चीज़ को मैं उस टाइम तक आप पे यकीन नहीं करता। ये लोग बार बार मैसेजेस को चेक करते हैं कि यार मैंने मैसेजेस सेंड किया उस बंदे को या नहीं, शायद उसको ये मैसेज रिसीव नहीं हुआ। दोबारा से ये देखेगा और मैसेज करेगा, दोबारा ये ईमेल करेगा, बार बार ये एक एक्टिविटी इसको करेगा। अगर स्कूल में इसको ट्यूशन दिया जाए तो ये बार बार उसको चेक करेगा। अगर जॉब में इसको कोई टास्क दिया जाए तो बार बार वो एक ही काम को करेगा कि यार ये काम मैंने सही तरह से नहीं किया, ये काम मैंने सही तरह से कंप्लीट नहीं किया। जैसे ही वो ये काम करता है तो कुछ टाइम के लिए उनकी एंजाइटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन दोबारा से ऑब्सेशंस, दोबारा से कंपल्शंस और फिर उसके बाद ये लोग इसी तरह चलता रहता है और ये बिहेवियर इंसान का टाइम के साथ पक्का होता रहता है। और टाइम के साथ साथ इनकी ये ओसीडी वाली बीमारी मज़ीद ज़्यादा होती है, इनकी ऑब्सेशंस मज़ीद स्ट्रांग होती है और उनके साथ जो कंपल्शंस होते हैं बार बार एक्टिविटीज़ ये और भी ज़्यादा हो जाते हैं।
इस चेकिंग ओसीडी को समझने के बाद आप लोगों के साथ इसके पीछे साइंस शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग के कौन से ऐसे रीजन है, कौन से ऐसी जगह है जो कि इस बीमारी में ख़राब होते हैं। चेकिंग ओसीडी में मेनली वही सर्किट जिसकी मैं बार बार डिस्कशन करता हूँ वो सही तरह से काम नहीं करता। हमारा ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स वो एरर डिटेक्टर है, वो हर टाइम आपको कहते हैं मिस्टेक्स आपने की है, गलती आपने की है, कुछ ख़तरे की बात है, हर टाइम आपको ये कहता है। इसके अलावा हमारे दिमाग की एक दूसरी जगह है जिसको कार्डियक न्यूक्लियस कहते हैं। कार्डियक न्यूक्लियस फिल्टरिंग ही नहीं कर सकता, जो सोच आ गए बस इसने आगे भेज दिया। फिल्टर नहीं कर सकता कि कौन सा सोच गलत है और कौन सा सोच ठीक है। इसके अलावा बेजल गेंगलिया वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बेजल गेंगलिया बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से आप मजबूर होते हो उस काम को बार बार करने पे। इसके अलावा हमारे दिमाग के 2 और रीजन है जो कि मेनली इस चेकिंग ओसीडी में इन्वॉल्व होते हैं। एक रीजन है उसको कहते हैं इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का एक रीजन है, एक जगह है। इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स हर टाइम आपको इस चेकिंग ओसीडी में ये एहसास देगा, ये फीलिंग देगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, कोई मिस्टेक है, कोई गलती है। ये हर वक्त आपको ये फीलिंग देगा क्योंकि ये वाला जगह इस चेकिंग ओसीडी में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। इसके अलावा हमारे दिमाग की एक रीजन है, एक जगह है जिसको कहते हैं हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस का काम है हमारे माजी के चीज़ों को याद करना, हमारे माजी के चीज़ों को अपने साथ स्टोर करना। ये मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पास्ट मेमोरी के लिए। अब हिपोकैम्पस इस टाइम पे आपको यकीन नहीं दे सकता किसी चीज़ के बारे में, किसी मेमोरी के बारे में कि आपने वो कंप्लीट किया है या नहीं। तो दिमाग की ये जगह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी मेमोरी ख़राब है। मेमोरी आपको उस चीज़ की याददाश्त आपको याद होती है कि हाँ मैं गया था, मैंने वो काम किया है, मैंने चेक किया है, लेकिन उस मेमोरी के बारे में आप सर्टेन नहीं होते। उस मेमोरी के बारे में आपको यकीन नहीं होता पक्का कि वाकई में मैंने उस टास्क को कंप्लीट किया है। टास्क कंप्लीशन की बारे में जो यकीन है वो इस बीमारी में आपकी ख़राब हो जाती है। इसके अलावा हमारे दिमाग के कुछ केमिकल्स हैं जो कि चेकिंग ओसीडी में ख़राब हो जाते हैं। सेरोटोनिन, खुशी वाला न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है इसमें, इसलिए आपको डॉक्टर्स इसी सा राय देते हैं या और एंटी डिप्रेसेंट कि आपके सेरोटोनिन का लेवल दिमाग में बढ़ जाए। जो दूसरा केमिकल है जो इस बीमारी में ख़राब होता है वो है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपके दिमाग हर टाइम एक जज्बाती कंडीशन में होता है, एक खौफ वाले कंडीशन में होता है। इसके अलावा हमारे दिमाग में एक और केमिकल है जिसको कहते हैं डोपामीन। हमारी बेजल गेंगलिया में डोपामीन बहुत ज़्यादा होता है और डोपामीन आपको मजबूर करता है कि आप जाओ उस काम को फिर से करो। ये जो आप रिपीटेटिव काम करते हैं, बार बार एक काम दोहराते हैं, बार बार एक चीज़ को चेक करते हैं, इसके पीछे ये डोपामीन रिस्पॉन्सिबल है। बेजल गेंगलिया में डोपामीन का लेवल इस बीमारी में ज़्यादा होता है। इस चेकिंग ओसीडी के साइंटिफिक रीज़न को समझने के बाद आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बातें शेयर करना चाहता हूँ। रिसर्च हमें कहता है कि 45 से लेकर 60% ये चेकिंग वाली ओसीडी एक इंसान के ख़ानदान में रन करती है। 45 से लेकर 60% ये इंसान की ख़ानदानी बीमारी होती है। इसके अलावा साइकोलॉजी हमें कहती है कि 3 किस्म की इन्वायरमेंट और 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिसमें ये चेकिंग ओसीडी ज़्यादा होगी। पहला वो माहौल, वो इन्वायरमेंट जिसमें आप पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती है, जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। घर की ज़िम्मेदारियाँ, मदरसे की ज़िम्मेदारियाँ, स्कूल की ज़िम्मेदारियाँ, माँ बाप की आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, वो गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाईली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको इस चेकिंग वाले ओसीडी की तरफ ले जा सकती है। दूसरा, ये उस माहौल में ज़्यादा होता है जिस माहौल में आप डर में होते हैं हर वक्त, जिसमें आप गलती से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर आपने गलती की तो आपके वालिदैन आपको डांटेंगे, अगर आपने इस टेस्ट में कम मार्क्स लिए तो आपके टीचर्स आपको डांटेंगे, अगर आपको मदरसे का सबक नहीं आता तो मदरसे वाला आपको मारेगा। मतलब जो डर का माहौल होता है जिन घरों में, तो उस इन्वायरमेंट में भी ये चेकिंग वाली ओसीडी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फिर इस डर से ख़ुद को बचाने के लिए बार बार रिपीटेडली वही काम करता है। इसके अलावा वो लोग जो परफेक्शनिस्ट होते हैं अपने लाइफ में, उनमें भी ये ओसीडी कॉमन होती है। परफेक्शनिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी काम में गलती न खुद करते हैं और न दूसरे इंसानों से एक्सपेक्ट करते हैं। ये लोग हर चीज़ का 100% रिजल्ट चाहते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले होते हैं। ये लोग कहते हैं कि जो भी काम हो ज़िंदगी में वो 100% ठीक होना चाहिए। ये लोग गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। अब क्या होता है, जब आप ऐसे माहौल में बढ़ते हो तो टाइम टू टाइम आपका दिमाग ये चीज़ सीखता है कि गलती की मतलब होती है तबाही। गलती आपने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं करनी।
तो इस गलती से ख़ुद को बचाने के लिए आप बार बार ये चेकिंग वाला बिहेवियर अपनाते हो और इसी तरह रिसर्च कहता है कि आप चेकिंग ओसीडी की तरफ जाते हो। इसके अलावा साइंटिस्टों ने या मेडिकल डॉक्टर्स ने जब एमआरआई रिपोर्ट्स देखे इन ओसीडी के पेशेंट के, तो उन्होंने देखा कि जो इन लोगों के इंटीरियर सिंगुलेट कार्टेक्स वाले रीजन थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। क्योंकि इंटीरियर सिंगुलेट कार्टेक्स आपको ये एहसास दिलाता है कि यार समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलती आपने की है। जब हम रियल में हकीकी दुनिया में कोई गलती करते हैं तो ये वाला रीजन हमारा एक्टिव होता है और ये हमें बताता है कि आपने गलती की। दिमाग का ये वाला रीजन हमें बताता है कि अभी आपकी गलती है। लेकिन ओसीडी के मरीज़ों में ये वाला रीजन, अगर इंसान ने गलती ना भी की हो फिर भी ये वाला रीजन एक्टिव होता है, ये वाला रीजन हर वक्त ऑन होता है और इंसान को हर वक्त ये लगता है कि मैंने गलती की है। इसके अलावा एक पॉजिट्रॉन पीईटी स्कैन्स के ज़रिए से, सिंपल आप ये समझे, पीईटी स्कैन्स के ज़रिए से साइंटिस्ट ने देखा पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के ज़रिए से कि वो लोग जिनको चेकिंग वाली ओसीडी थी तो उनके दिमाग के कुछ रीजन्स ऐसे थे जिनमें 40% मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा थी, मतलब ये वाले रीजन उनके ज़्यादा एक्टिव थे। एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ओसीडी के एक मरीज़ पे किया था। ओसीडी का एक मरीज़ था, उसके दिमाग को साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे और उसी टाइम उस मरीज़ को उन्होंने कहा कि आपने जब आप घर से वापस आ रहे थे तो आपने घर का दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। तो उसके दिमाग में वही कंडीशन, वही एक्टिविटी स्टार्ट हो गई जो एक्टिविटी एक बंदा रियल में मिस्टेक करता है, एक बंदा रियल में दरवाजे को ओपन छोड़ता है, या एक बंदा रियल में दरवाजे को लॉक नहीं करता। उस टाइम जो खौफ, जो डर इंसान के जहन में पैदा होता है और जो एक्टिविटी दिमाग शो करता है, वही सेम एक्टिविटी उस बंदे के दिमाग ने शो की थी उस टाइम पे। मज़ीद आप लोगों के साथ इसके सीवियरिटी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये इतना मसला नहीं होता, उसमें माइल्ड चेकिंग होता है। माइल्ड चेकिंग में ये होता है कि बंदा 2-3 मरतबा दरवाजे को चेक करता है, फिर खुद को कहता है यार फजूल सोच है, बस बंद कर दिया, छोड़ ले इसको। ये लोग परेशान नहीं होते और नहीं इनके डेली लाइफ पे इस चीज़ का असर होता है। लेकिन जो मॉडरेट लेवल के सिवियरिटी वाले लोग होते हैं वो घंटे इसमें गुजारते हैं, बार बार मोबाइल के चार्जर को चेक करते हैं, बार बार दरवाजे को चेक करते हैं, बार बार स्टडी नोट्स को चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। इसकी वजह से उनकी डेली एक्टिविटीज़ ख़राब होते हैं, वो अक्सर स्कूल के लिए लेट होते हैं, कामों के लिए लेट होता है। और तीसरा जो लेवल है वो है सिवियर में तो बंदे की पूरी लाइफ तबाह हो जाती है, उसका कोई और काम ही ज़िंदगी में नहीं होता चेकिंग के अलावा। अगर आप उसको स्टॉप करोगे ना उस चेकिंग से, तो वो पैनिक अटैक की तरफ जाएगा, उसके बदन पे पसीना आ जाता है, वो मतलब ऐसे जैसे बंदा कहता है बेहोश हो रहा है, शदीद एंजाइटी और शदीद पैनिक अटैक्स की तरफ वो बंदा जाएगा अगर आप उसको स्टॉप करें। यार इस बीमारी के बारे में इस सारी इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद यकीनन आप मुझे कहोगे कि यार इतनी किस्सा सुनाने की हमें क्या ज़रूरत है। इस किस्सा सुनाने के पीछे मेरा जो मेन रीज़न होता है वो साइको एजुकेशन होता है, कि मैं आपको समझाऊँ कि ओसीडी की बीमारी या कोई भी मेंटल बीमारी ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग की कमज़ोरी नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती नहीं होती, ये आपके दिमाग में कुछ और गेम चल रहा है। माशरा अगर उसको नहीं समझ रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप माशरे को ना देखें, खुद जाए साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास और टाइम पे इसका इलाज करें। आपकी ज़िंदगी तबाह है, सोसाइटी के लिए ये चीज़ डजेंट मैटर। सोसाइटी कैन नॉट सी दैट स्टोरी जो आप पे चल रही है। सोसाइटी भाई समझ ही नहीं सकती इस बीमारी को, तो आपने उनके अल्फाज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देनी और न ज़्यादा तवज्जो उनके अल्फाज पे देनी है। इस सारी सिनारियो के बाद मैं आप लोगों को सिंपल समझाना चाहता हूँ कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे तो आपको कौन से किस्म का इलाज देगा, और वो पेशेंट जिनको साइकेट्रिस्ट ने इनमें से कोई दवाई ली है और उनकी इंप्रूवमेंट हो गई है तो वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट लाइन पे साइकेट्रिस्ट आपको दवाई देगा वो है एसिसाराई। एसिसाराई में फ्लॉक्सिटिन कॉमनली देते हैं, सर्ट्रेलिन कॉमनली देते हैं, पेरोक्सिटिन देते हैं और एसिटोलोप्राम देते हैं। इसके अलावा जो सबसे पहले दिया जाता था और जो इस ऑब्सेशन से, इस इंट्रूसिव थॉट के बिल्कुल खिलाफ काम करती है वो है क्लोमिप्रामीन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है, डॉक्टर आपको वो देगा। मॉडर्न रिसर्चेस ये कहते हैं कि ग्लूटामेट वो मरीज़ जिनमें इसके साथ एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, जो अपनी सोच की वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक वाले कंडीशन में होते हैं, तो उनको हम मेंटेन देंगे उसका ग्लूटामेट वाला लेवल, इसकी वजह से लोअर डाउन हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इस पेशेंट में मैंने आप लोगों को बताया कि डोपामीन का इम्बैलेंस होता है, तो डोपामीन को ब्लॉक करने के लिए डॉक्टर आपको एरिपिप्राजोल और रेस्पेराडोल जैसे एंटीसाइकोटिक देगा। आपकी पूरी लाइफ इसकी वजह से चेंज हो जाएगी। अगर आप साइकेट्रिस्ट से डरते हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। साइकोलॉजिस्ट आपके लिए मेनली चेकिंग वाले ओसीडी के लिए 3 किस्म का इलाज करेगा। ERP में आपको जिस चीज़ से आप डरते हो उसी चीज़ की तरफ आपको साइकोलॉजिस्ट ले जाएगा,
उसके अपने टेक्निक्स होते हैं। ग्रेजुअली आपको उस डर की तरफ, उस सोच की तरफ एक्सपोज करेगा साइकोलॉजिस्ट, और आपका ये डर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म करेगा और आपके इस सर्किट को भी ट्रेन करेगा। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। जो गलत सोच आपने अपने जहन में डाले हैं, ये खासकर अगर सोशो कल्चरल रीज़न की वजह से आपको ये बीमारी है तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करके भी आपकी इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। इन दो के अलावा साइकोलॉजिस्ट आपके लिए कॉन्फिडेंस मेमोरी ट्रेनिंग की थेरेपी भी कर सकते हैं। इस थेरेपी में साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपको ट्रेन करता है। आप इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट आपके लिए कुछ और भी थेरेपी कर सकता है, जिसमें से एक थेरेपी है मेमोरी कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग। मेमोरी कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग में साइकोलॉजिस्ट आपको ये ट्रेनिंग देता है आपके दिमाग को कि आपका दिमाग फिर सेटिस्फाइड हो जाता है, टास्क कंप्लीट, इट्स ओके, मुकम्मल किया है मैंने, यकीन हो गया मुझे। ये वाली जो फीलिंग्स है और ये वाला जो सेंस है, ये साइकोलॉजिस्ट आपका इस थेरेपी के ज़रिए से ठीक करेगा। इसके अलावा अगर आपको बार बार अर्जेस आते हैं और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो माइंडफुलनेस थेरेपी के ज़रिए से भी साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपके इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। सो खुदारा अपने आप पे रहम खाए, अपने अपनों पे रहम खाए, अपने रिलेटिव्स पे रहम खाए, और ओसीडी की बीमारी को सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के अपने ज़ाती गुनाह और एक इंसान की अपनी ज़ाती सोच के साथ मुंसलिक ना करें। जितना टाइम भी हो चेकिंग ओसीडी का इलाज करें। और क्या एक्सपीरियंस था इस ओसीडी के बारे में, कौन से इलाज ले रहे हो, वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।